पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलामु अलैकुम सुबह बखैर आदाब गुड मॉर्निंग J&K वुचन वालन सारे दोस्तन अजकिस नविश शुमारस मज इस्तकबाल तोह ताम वातान हर दो हर सुबह 8 बज पे 9 बजन ताम DD कशर पे ताज प्रोग्राम बेक नो ताज शुमार अस मेज़बान तुंदिस खदमत अंदर हाजिर यह वमेज यह आश जो तुम सेरी यू बखैर आफियत बसेहत सलामत खुश तो खुशहाल आबाद तो सीटी यह वमेज थावान जे आज दियो तुम सोन साथ बराबर 9 बजन ताम सुबह फोल गाश फ्यूर चवा पर तो यह अलामत यम कथ हज कि जिंदगी हंदन मामलातन मज नई सर अस तश बश कर खुदा ताला संदिस यत जमीनस मज फेरुन थोरुन तो तस हिकमत दानई वुचित शुक्र करन पत घर वापस गसुन यह असी ये करान कह बल्कि कायनात हर कह जानदार मखलूक यी करान दुह किस यथ लोह लंगरस दौरान अगर यम सात काम सत ज्यादा मसरूफ आसान अगर अख इंसान यह सोच यह ख्याल यह एहसास तो जिंद थावे लियो टॉलस्टॉय सुन बड़ खूबसूरत अख ख्याल तम वनान कि अगर हसा तोह अकिस इंसानस तानस आसि कुनि दग दोद आसि तो योतन ताम सु दग महसूस करे तोतन ताम सु जिंद मगर यह दोद दग अगर बे कंस शख्सस आसि तो यथस बिहित कर बह तम सु दोद दग महसूस तेल हसा छस बह इंसान। क्या बात। तो खुद अंदाजा लगा लें कि इंसान वो नहीं जो सिर्फ अपना दर्द महसूस करे, इंसान वो है जो दूसरों का भी दर्द महसूस करे। बेशक, और इंसान में यही खूबी होनी चाहिए कि वो दूसरों का दर्द ही महसूस करे, तभी जाके वो इंसान कहलाता है। तभी जाके दुनिया भी खूबसूरत लगती है ना। और दुनिया में जो ये खुशियों वाला मामला है जो हम ढूंढ रहे हैं, वो खुशियों वाला मामला फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब खुश रहेंगे और सब एक दूसरे का साथ देंगे। नाज़रीन मोहतरम, मेरी तरफ से भी प्यार और खुलूस और इस्तकबाल है। आज का जो दिन है ख़ास है, आज के दिन के हवाले से भी बहुत बातें होंगी प्रोग्राम में, बहुत सारी चीज़ें हैं। चूँकि आज नवंबर की 12वीं तारीख है और आज आलमी सतह पर वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जा रहा है। थोड़ा सा मैं इसके हवाले बता दूं कि इस दिन के हवाले से 100 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है। सिर्फ इसलिए काम कर रही है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और उन्हें ये तकलीफ ज़्यादा होती है मलेरिया से, HIV से, और ये ख़तरनाक ज़्यादा बीमारी है और इस बीमारी से 1.6 मिलियन फीसद बच्चों के अमवात होते हैं। यानी हाँ, पूरी दुनिया भर में ऐसे इतने अमवात होते हैं। आप देखें कि मीडिया इसको ज़्यादा ये सामने नहीं लाती, लोगों के पास ये न्यूज़ नहीं आती है और उस वजह से हम सोचते हैं कि शायद ये एक नॉर्मल बीमारी है जिससे लड़ने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ भी जंग लड़नी है, तैयार होना है। और आज का जो दिन है इसी हवाले से मनाया जाता है ताकि ग्रास रूट लेवल पे आम लोगों तक ये बात पहुँचे और उसके साथ साथ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ साथ जो जिम्मेदारान लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस चीज़ को सीरियस ले ले और नमूनिया के खिलाफ अपनी जंग को कायम हमेशा रखे। खैर इकरा, इंसान अपनी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ों से जदोजहद करता है, चाहे बीमारी हो, चाहे मंजिलें हो, चाहे उसके सामने कोई और वजूहात हो, कोई ऑब्स्टैकल हो, उसको कोई भी ऑब्स्टैकल हो। हाँ, हर दिन अगर वो ऐसी सोच लेकर आगे बढ़े तो उसके लिए जिंदगी के मामला आसान हो जाते हैं। वो हर एक चीज के लिए तैयार हो
कि कुछ भी हो सकता है, हमेशा बेड ऑफ रोजेस नहीं है ना, कभी कभी जब आप रास्ते में चलते हैं कांटे भी हैं। हाँ, और मुझे इस वजह से एक ख्याल आया, चूंकि मौसम में जैसे ही तब्दीली आई उसके साथ साथ कुछ दिन कबल मैंने प्रोग्राम में इस हवाले से थोड़ी सी बात की थी कि बच्चों के हवाले से कि सेशन चेंज हुआ। ज़्यादा इस बारे में हमने बात नहीं की, पर मैं आज थोड़ा बच्चों को एक इस हवाले से एक बात कहना चाहूँगा कि जो ही ये सेशन चेंज हुआ, अब सर्दियाँ भी आई तो बच्चे खुश है इस मामले में, और इस हवाले से अब डेट शीट भी सामने आ गया। नवीं जमातों की जो डेट शीट है वो अब इनको तैयारी करनी है ना, जद्दोजहद करनी है। आप सोचते होंगे कि हमारे सामने ऑब्स्टैकल है, इम्तिहानात है और इनसे लड़ना है, पर खुशी से लड़िए, चूंकि आपके हक में जो फैसला आया था, आपने सोचा था कि सेशन ही होना चाहिए था, वही हुआ, और उस सेशन के हवाले से अब आप जब खुश हैं तो खुशी से एग्जामात के हवाले से तैयारी कीजिए। और जो बाकी बच्चे हैं, कुछ बच्चों के इम्तिहानात तो मुकम्मल हो गए, कुछ बच्चों के इम्तिहानात के रिजल्ट्स आ गए, नताइज आ गए, जैसे और बच्चे नहीं, हमारे नौजवानों की भी, जैसे इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के उनके नताइज भी सामने आए थे। और उसमें मैं ज़िमनी तौर पे उसमें भी, या जो आगे आने वाले इम्तिहानात है, इसमें कुछ इंसानों को कामयाबी मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है, कुछ इसमें पहले रह जाते हैं, कुछ बाद में इसमें कामयाबी हासिल करते हैं। यही मैं कहना चाहता था कि ये जो जद्दोजहद है, ये जो जंग है, इससे रुकना नहीं है, हारना नहीं है, ये लड़नी है और कामयाबी हासिल करनी है। और यही तो इंसान में कोई ऐसी खुसूसियात मौजूद है, अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा ही बनाया है कि वो गिरता है तो वही पड़ा नहीं रहता, बल्कि गिर के उठता है और वापस से वो जंग लड़ता है। खूबसूरत बातें जारी रखेंगे, ये जारी रखेंगे, और मेरे ख्याल से मौसम और ट्रैफिक के हवाले से जो जरूरी मालूमात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं, जिसका आपको इंतजार है, वो भी जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक कमर्शियल वक्फे के लिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK, और खूबसूरत बातें हो रही है। इस हवाले से मैं बात कर रहा था कि जद्दोजहद कभी रोकनी नहीं चाहिए, चाहे वो इम्तिहानात में हो, चाहे ज़िंदगी के किसी मामले में हो। मंजिल जब हासिल करनी हो तो इंसान को जद्दोजहद करनी ही होती है। अगर आप एक जगह पे बैठेंगे और सोचेंगे कि सब अपने आप होगा तो ये पॉसिबल है ही नहीं। इंसान गस जहन तक सोचुन यह तालो टंग वसन हेरे, मेहनत इंसान करान मेहनत करती पत मजूर मिला, तथ फल मिला। यह इंसानस जरूरी फितरतस मज कि सह कत मंजिल हासिल करने खतर तगदो करें, मेहनत करें, जद्दोजहद करें, चाहे सह कत मंजिल तमिस हासिल करें। अच्छा, एक देखें आजकल के हालात जब हम देखते हैं, आजकल के लोगों से जब हम मिलते हैं, अक्सर वो इस बात का इजहार करते हैं कि मैंने ज़िंदगी में वारिया मामलात, परेशानी गम यिथ मामलात, और अगर बह पन्ने ज़िंदगी पर नज़र छुस त्रावान ज गोड़ छुम पनुन आयाल, पत छुम पनुन मोल मोज, पत छुस बह, पत छुम पनुन ब्याख ज़िंदगी, यमन ज़िंदगी छुस न हेकान बैलेंस करित कहीं, ज वनकन खर्चात या बाकी चीज़, यम चीज़ छुस न हेकान ब्रोह कुन पकनयित कहीं, यमन मज तिम हालात पेश यिवान ज पत छुम दिल आज़री गसा, तकलीफ वात पे यह हारान हो, दपान शायद वन थुकुस वह करहा नहीं कहें, मगर ये मामला तो है नहीं, थकना तो है नहीं। जब ये चीज़ें सामने आती है, जब ये चीज़ें आपके आसपास हो, असल में ज़िंदगी की खूबसूरती इसी में है। हम किसी और चीज़ में कोशिश करते हैं खूबसूरती ढूंढने की। देखिए, तन्हाई में आपको खूबसूरती नहीं मिलेगी। तन्हाई को अगर आप देखेंगे ना, तो तन्हाई रिसर्च में बताया गया कि ये सिगरेट नोशी से, नशे से ज्यादा खतरनाक चीज है। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो है शैतान का होता है, और जब आप बैठे रहते हैं कहीं पर अकेले और कुछ करते नहीं है, सोचते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो शैतान का घर तो है ही, है ना। तो इसको आप जब तन्हाई महसूस ही नहीं करेंगे, जब आप जिंदगी की खूबसूरती उसी में देखेंगे कि मेरे आसपास जो लोग हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरे घर वाले हैं, मैं आयल कसीरा जो भी है आपके आसपास है, जिंदगी की खूबसूरती इसी में। हालांकि वो हार नहीं है, वो वैसी जंग नहीं है जिस तरह से आप सोचते हो। जिंदगी की खूबसूरती उसी में है, उसी में आपको सक्सेस हासिल करनी है, उसी चीज़ के साथ आपको लगन के साथ रहना है, उसी में अपनी खुशी ढूंढनी है, उसी से आप खुश रहोगे। तन्हाई में कभी कोशिश ना करें कि आप खुशी ढूंढें। मैंने आपको पहले ही कहा कि तन्हाई बहुत खतरनाक चीज़ है, तन्हा इंसान रह नहीं सकता। और अक्सर मुझे थोड़ा सा इसमें याद आ गया कि जब रिसर्च की गई, 5% से 15% तक नौजवान और एक
चौथाई हिस्से में इसमें बुजुर्ग आते हैं जो तन्हाई में ज़्यादा रहते हैं। हाँ, हालांकि इस तन्हाई का जो इलाज है हम इस तरह से नहीं कर सकते, ना तो हम डॉक्टर हैं, पर इसका इलाज वही ज़्यादा इंसान बेहतर तरीके से जानता है, उसी शख्स को बेहतर तरीके से मालूम होता है जो इस चीज़ में अभी जूझ रहा हो, उसके हालात उसे बता रहे हैं। पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए इंसान तन्हा भी है नहीं, क्योंकि वो ये क्लेम करता है कि मेरे पास स्मार्टफोन है और इस पे पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया मेरे साथ है, तो मतलब इस तरह का ख्याल है। मगर देखा जाए तो ये तो वर्चुअल वर्ल्ड है, मतलब जो हमारा रियल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें हम आजकल बहुत कम रहते हैं, मगर वहाँ बहुत ज्यादा रहते हैं। पहले अगर आप किसी बुजुर्ग से बात करेंगे ना तो वो जो ऐसे ना असा यार दोस्त समखान पता पान वन अती कत बात कर दिलुक जन यह हाल यो जन लचरावान बोझ लचरावान, मगर आज सो चीज द्रट गसान तमिच कमी बासान पन्निस समाजस में। सह गो तेली वर्चुअल वर्ल्डस में ज्यादा चाहे, फिजिकल वर्ल्डस में कम। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जद्दोजहद करें और अपनी मंजिल को हासिल करें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें और हमारे सभी देखने वालों पे वो रहम करे और हमें अपनी मंजिलों में आसान कर दे, हमें अपनी मंजिलों में कामयाबी हासिल कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, पहुंचाता हूं आप तक मौसम और ट्रैफिक के हवाले से हालचाल। कल रात से ही कई इलाकों में बर्फबारी हुई, सोनमर्ग में भी अच्छी खासी बर्फ देखने को मिली, गुलमर्ग में भी आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ साथ जोजिला पास पर भी बर्फबारी हुई और बेशतर इलाकों में बारिशें भी हुई। और दर्ज हरारत की बात करूं तो श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है, मतलब अबर आलूद रहेगा। और जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 28 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है, मतलब बिल्कुल जम्मू में साफ रहने के इम्कानात है। ट्रैफिक के हवाले से बता दूं कि अगर सड़क की हालत ठीक रही और मौसम साजगार रहा तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। मुगल रोड पर भी अगर सड़क ठीक रही, वहाँ पर बर्फ गिर रही थी कल रात को, तो जैसी सड़क ठीक रहती है और ग्रीन सिग्नल मिलती है तो छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी जाएगी। उसके साथ साथ श्रीनगर माजरत खाऊं, श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर भी छोटी और बड़ी गाड़ियों को रेगुलेटेड मैनर में मिनीमर्ग से श्रीनगर और सोनमर्ग से करगिल की ओर रवाना किया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तियाब है, इसके साथ साथ बाद में स्क्रॉल भी होते हैं और सोशल मीडिया हैंडल से भी आप ताज़ा तरीन इत्तलात हासिल कर सकते हो। जी इकरा, आगे बढ़ते हैं जी, बेशक आप सबको इंतजार रहता है कि प्रोग्राम के आगाज में मौसीकी की शक्ल में खूबसूरत सौगात हम आप तक पहुंचाए। आज हमने ट्रायो का इंतखाब किया है, इरफान, बिलाल और महमीद सईद की आवाज में ये खूबसूरत सा नगमा आया चाहता है। उसके बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। Rudut malam
पोषण माल पोषण करे हलालो मलाल तबित से साल इकना प्याल मस्की बड़े हलालो चुनी सम्राय खून दिल चे रचा रोज़स बरदातस में चुनी सम्राय खून दिल चे रचा रोज़स बरदातस धावन संगली निशान वापस हिम्मत नाला जरे हलालो धायम संगली निशान वापस चनाल चले हलालो ख्याल चाहिए मैं दिल तोशन माल पोषण करे हलालो मलाल तबित साल इकना बुटाल मस्की बड़े हलालो बुटाल मस्की बड़े हलालो माल पोषण करे हलालो बे एक फिर खुश है नाज़र मोहतरम प्रोग्राम वुचान गुड मॉर्निंग J&K ट्रायो यूजन सॉन्ग बेहतरीन सॉन्ग मलाल त्रेवित अगर नाजरीन सान मलाल यह तमनी कर डेडिकेट मलाल त्रेव प्रोग्राम रोज लगातार वुचान सिर्फ टीवी सेट्स पे दस्तियाब कहें बल्कि यूट्यूबस पे हेकू तुम वुचित DD लाइव गस टाइप कर सन चैनल गई सर्च करें तम पे सब्सक्राइब करें तो पन्न दोस्तन सत शेयर करें नाज़र मोहतरम आज आज इंतजार कुस मेहमान आसे साल ओनमुत करना हो मुलाकात तजस्सुस थो फिलहाल बरकरार एक वक्फ खतर रखो तो रिजोशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K कश्मीर एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में मेहमान नवाजी के जायके में मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से खैबर सीमेंट दिल से बना मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर नाज़रीन मोहतरम हाल ही में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के नताइज सामने आए इसमें हमने देखा जद्दोजहद के साथ कई सारे जो एस्पायरेंट्स थे कुछ क्वालिफाई कर गए कुछ इस बार भी रह गए कुछ ऐसे भी थे जिनका पहला अटेम्प्ट था कुछ ऐसे थे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी उनका थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट था पहली बार अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए लेकिन दूसरी तीसरी फोर्थ अटेम्प्ट में वो क्वालिफाई कर गए कुछ ऐसे भी केसेस आपने सुने जिसमें आपने ये सुना कि फाइनेंशियली उतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी घर पर लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्वालिफाई किया कुछ ऐसे भी केसेस थे जो आपने ये देखा कि कोचिंग ही नहीं की लेकिन उसके बावजूद क्वालिफाई कर गए लेकिन एक ऐसा केस भी शायद सोशल मीडिया के जरिए से आपकी नज़र में ज़रूर आया होगा कि शादी की 2 बच्चों की माँ है और उसके बाद फोर्थ अटेम्प्ट में उन्होंने क्वालिफाई किया और 20वीं रैंक हासिल की जी हाँ मेरी मुराद है नशरा बतूल साहिबा से जो इस वक्त स्टूडियोज में बनफ्स और नफीस तशरीफ फरमा है अस्सलाम वालेकुम नशरा आपका बहुत बहुत इस्तकबाल बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए शुक्रिया इससे कबल हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं मेरी टीम की तरफ से मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत शुक्रिया और ये मुबारकबादी इसलिए भी कि जो आपने हिम्मत नहीं हारी जो जद्दोजहद आपने बरकरार रखी कुछ ऐसी खवातीन जो इस वक्त देख रही हैं मेरे ख्याल से आप ये आज का प्रोग्राम हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन साबित होगा जरूर इंशाअल्लाह तो आगाज करते हैं और आगाज से ही आगाज कि बताइएगा कहाँ आप पैदा हुई कहाँ आप जन्मी और तालीम और तरबियत के ताल्लुक से ये बताइएगा क्या मामला रहा
میں نشرہ بطول، میں ڈسٹرکٹ کشتواڑ سے ہوں. میرے پیرنٹس جو ہیں دونوں ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹس ہیں. میری جو اسکولنگ ہے وہ بھی کشتواڑ کی اسلامیہ فریدہ ہائر سیکنڈری اسکول سے ہوئی ہے. ماشاءاللہ. اس کے بعد جموں سے گریجویشن کی ان الیکٹریکل انجینئرنگ. اچھا، بہت خوب. جی. تو 2012 میں آئی پاسڈ آؤٹ آف دا کالج. تو 2014 میں آئی گاٹ میریڈ. 2014 میں جی کالج کے بعد ہی. جی جی. تو ابھی میرے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، یہ بات کم کرنے والا معاملہ بچپن سے ہی تھا کیا؟ یہ پھر بیچ میں ہو گیا؟ نہیں، سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی مانند. نہیں، بس ایسا ہی تھا ہمیشہ سے ایسا ہی. اچھا، ہمیشہ کھیل کود والا معاملہ کبھی اسکول میں نہیں تھا؟ نہیں، کھیل کود اپنی جگہ، بات اپنی جگہ ہوتی تھی. پھر بھی مطلب اس چیز کو بیلنس کرنے کی باتیں کم اور کھیل کود میں. ایسے تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید انٹروورٹ بچے ان چیزوں میں شاید یہ نہیں رکھتے ہیں. ایسا تھا؟ اتنا نہیں تھا، ایکسپوجر نہیں تھا اتنا. جہاں سے میں آئی ہوں وہاں اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا تھا، اسپیشلی گرلس کے لیے کہ اسپورٹس وغیرہ میں پارٹیسپیشن. لیکن یہ تھا کہ میرا جو اپنا سرکل تھا، تو میرا بھائی ہے، میرے کزنز وغیرہ کے ساتھ بنتی تھی، تو میرا کرکٹ میں انٹرسٹ بچپن میں کافی زیادہ رہتا. کیا بات ہے. جی. اور پھر کھیلا کرتی تھی ان کے ساتھ؟ یس. اس کے بعد نہیں، خاص نہیں رہا کھیل کود کی طرف. خیر. اچھا، تعلیم و تربیت کا آپ نے معاملہ بتایا. آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ ماشاءاللہ کی، اور پہلے سوچا تھا انجینئر بنے یا پھر پہلے ہی سوچا تھا کہ مجھے جموں کشمیر انسٹیٹیوٹ سروس میں جانا؟ جب میں 12th میں تھی، وہ جیسے کہ ایک ہوتا ہے، وہ ایک ٹرینڈ سا ہوتا ہے. ہاں. میرے ٹائم میں ٹرینڈ CET ہوا کرتا تھا، کامن انٹرنس ٹیسٹ. تو یا تو MBBS کرنا تھا 12th کے بعد. ہر بچے کا ہوتا ہے یا تو MBBS کرنا ہے یا تو انجینئرنگ کرنی ہے. تو میڈیکل میں میرا انٹرسٹ خاص تھا نہیں، تو میڈیکل کا انٹرنس ہی میں نے نہیں لیا. اوکے. انجینئرنگ کا انٹرسٹ جب میں نے کیا اور جب کوالیفائی کیا تو یہ تھا، سب لوگ خوش ہو گئے کہ انٹرنس کوالیفائی ہو گیا ہے. تو مجھے پتا تھا کہ میں نے آگے جو بھی ایگزام دینا ہے اس کے لیے ایلیجیبلٹی کے لیے آئی ہیو ٹو بی گریجویٹ. تو میں نے سوچا کہ 3 سال کی جگہ اگر 4 سال کے بعد پروفیشنل ڈگری جس کو کہا جاتا ہے وہ حاصل کر کے میں پھر سے وہی گریجویٹ ہو جاتی ہوں تو پھر وہی کر لی جائے. تو ایک حساب سے یہ ٹرینڈ ہی فالو کیا میں نے بھی. تو انجینئرنگ کر لیجیے. تو آپ نے جب آپ یہ جواب دے رہی تھی، آپ نے کہا کہ میں نے انٹرنس کوالیفائی کر لیا اور سب خوش ہو گئے. سب خوش ہو. آپ خوش تھے؟ جی جی. آپ بھی خوش تھے؟ خوش تھا، مطلب جیسے آپ سمجھیں کہ وہ ایک گول تھا اس وقت کا میرا کہ ہاں اس ایگزام کو کوالیفائی کرنا ہے. تو کوئی بھی گول یہ نہیں سوچا تھا کہ میں سول سروسز میں آ جاؤں گی؟ سول سروسز تھا، مطلب یہ تھا دماغ میں تھا ہی. ایلیجیبلٹی کے لیے گریجویشن تھی. گریجویشن کا میں نے یہی سوچا کہ 3 سال کی جگہ 4 سال کی کرنی ہے تو کر لیتے ہیں. گھر میں کیا نوشن تھا اس حوالے سے؟ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے کہ سول سروینٹ بنے؟ پہلے تو 12th کے بعد، یہ تو ابھی بھی چل رہا ہے کہ 12th کے بعد موسٹلی لوگ ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر ہی بنے گا یا انجینئر ہی بنے گا. چونکہ ماں بابا سروس میں تھے تو وہ کیا سوچتے تھے؟ نہیں، انجینئرنگ کے لیے وہی آپ کے ٹرینڈ تھا ہی، اسی لیے کیونکہ گھر والے یہی سوچتے ہیں. اچھا. اور پھر بچے کا بھی مائنڈ ویسے ہی ڈیولپ ہو جاتا ہے دیکھ دیکھ کے کہ نہیں یہی کرنا ہے. پہلا تو ایم یہی ہوگا ہمارا کہ کسی انجینئر کسی پروفیشنل کالج میں ہم نے ایڈمیشن حاصل کرنی ہے. بس وہی میرا بھی رہا. بالکل صحیح کہنا ہے آپ کا. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں جو کہ اس وقت کئی سارے والدین ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، ان کے ذہنوں میں جو خاکہ ہوتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہو اسی خاکے میں وہ رنگ جو ہے وہ ان کے بچے بھرے، مطلب وہی چیزیں کریں جو ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے. تو پھر کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ بھی چاہتا ہے کہ کچھ ایسا کریں، کیونکہ آج کل بدلتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں دور ہے. ایسے میں آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، ایسے میں آپ کے پاس کئی ایسے آلات ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو بھی آگاہی ملتی ہے، باخبر ہوتے ہیں آپ کہ آپ کو یہ جو اسٹریم ہے یا یہ جو سبجیکٹ ہے آپٹ کرنا چاہیے، اس میں اسکوپ کافی اچھا ہے. لیکن ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا ہم یوں کہیں کہ جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں ہمارا بھلا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارا بھلا سوچتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن میرے خیال سے اتنی اس دور میں جو نئی چیزیں اب آ رہی ہیں، جو واسٹنس ہم دیکھ رہے ہیں، اتنا وہ باخبر نہیں ہے اس سے جتنا کہ اب نئی جنریشن اسے. میرے خیال سے یہ چھوٹا سا حق تو ایک بچے کو دینا چاہیے 10ویں کے بعد یا 12ویں کے بعد کہ وہ ایٹ لیسٹ یہ دیکھیں کہ اس کے لیے آگے سکوپ کس میں ہے. یا کاؤنسلنگ سیشنز بھی ہوتے ہیں آج کل جو کہ ہم نے دیکھا ہے، تجویز سامنے رکھے گا، وہ بھی بہت امپورٹنٹ کے بعد پھر ماں باپ اس پہ غور و فکر کرے گا. اچھی بات یہ ہے کہ اشنا منان کے پیرنٹس نے ایسا بولا، ہم نے ایسا کیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ جنریشن جو گیپ ہے ان بٹوین وہ ہم
बता दें, उनको समझा भी तो सकते हैं कि जी बाबा ये ऐसा है, इसमें ऐसा कर सकते हैं। एक्सपोजर की कमी जिसको कहते हैं, एक्सपोजर की कमी है। वो एक्सपोजर की आप देखें 12th का एक बच्चा जो होता है वो ज़हनी तौर पे उतना ये नहीं होता कि वो अपना फैसला कर सके बहुत बड़ा, ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स उस फैसले के लिए। तो एक्सपोजर चाहिए। और अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ स्टेट में या यूटी अब कह लें कि 2012 में तो था ही सच में इतना ही हमारे पास ऑप्शंस। अब भी ऑप्शंस है लेकिन एक्सपोजर नहीं है, पता नहीं है कि हाँ ये भी किया जा सकता है। एग्जैक्टली। इसके लिए मेरे ख्याल से अलग से अगर काउंसलिंग सेशंस होते बच्चों के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऐसे किए जाते तो बहुत बेहतर था। खैर आपके हवाले से बातचीत हो रही है, चूंकि जैसे इंजीनियरिंग आपने कंप्लीट की, सिविल सर्विसेज का दिमाग में था, है ना, तैयारी कहाँ से शुरू की पहले, या 12th के बाद ही शुरू की थी, या फिर आपने पहले सोचा इंजीनियरिंग कंप्लीट करूं उसके बाद इन चीज़ों पे? नहीं, इंजीनियरिंग के साथ साथ ये पढ़ाई तो थोड़ा मुश्किल हो जाता मैनेज करना। तो अगर सही माने में मैं बताऊं कि मैंने शादी के बाद ही पढ़ाई की, जो है इसकी तैयारी जो है वो स्टार्ट की। 2014 में स्टार्टेड, 2016 में मैंने पहला एग्जाम दिया था। ठीक, 2014 में आपकी शादी हुई जी, उसके बाद ही आपने इसका आगाज किया। जी। इस चीज को ही हम सुनना चाहते हैं बेहतर, क्योंकि आप देखें जैसे इंसान पहले एक जिंदगी होती है तो शादी के बाद इसमें चेंज आ जाती है, आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। हमारी माँ बहनें जो भी देख रही है उनके लिए आप इंस्पिरेशनल है माशाल्लाह। इन चीजों को एक साथ बैलेंस करना, किस तरह से इस चीज का आगाज हुआ और फिर ये कोप अप हुआ सर? मेरा मतलब जैसे मेरा स्टार्ट हुआ कि मैंने करना है ये चीज़, तो लकीली मेरे जो हस्बैंड थे ही हैड बीन एन एस्पायरेंट हिमसेल्फ। वो खुद 3 बार इंटरव्यू लेवल तक पहुंच के ड्रॉप हो गए थे। तो कहीं ना कहीं उनको भी था एहसास इस चीज़ का कि हाँ मतलब कोशिश करनी ज़रूरी है। कोशिश तो जब उनके साथ बात हुई उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो पूरे इस मतलब आप समझे तकरीबन 10 साल का वक्फा है जिसमें मैंने इसकी प्रिपरेशन की है। तो ही हैज़ बीन माय ओनली मेंटर एंड गाइड थ्रू आउट द प्रोसेस। माशाल्लाह। और सपोर्ट उनका प्लस फैमिली, क्योंकि होता है टाइम मैनेजमेंट, घर भी चलाना है और साथ साथ में आपने अपना ख्वाब भी पूरा करना है। तो उसके लिए फैमिली के सपोर्ट के बगैर तो अकेला इंसान वो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है। तो फैमिली का भी मेरे पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स, मेरे इन लॉज हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, एज अ यूनिट इन लोगों ने काम किया टू मेक दिस हैपन फॉर मी। वाह। और बहुत रेयरली हम इस ताल्लुक से सुनते हैं, बहुत कम इस बारे में हम सुनते हैं कि एक लड़की की शादी हो गई, वो किसी और घर में दाखिल हो गई और उसके बाद उसको ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा एनवायरनमेंट देखने को मिले। अमूमन एक लड़की को पहले ही समझाया जाता है कि अब जी आपको दूसरे घर में जाना है तो जो जो आप यहाँ किया करती थी ना वो सब भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हें वहां जाना है, वहां तुम्हें वही करना होगा जो वो करते हैं। मगर ये कितनी अच्छी बात है ना कि एक तो खुद को अडॉप्ट भी कर लिया, बैलेंस भी कर लिया, और साथ में जो इनको सपोर्ट मिला उसके जरिए से आपने ये बड़ा इम्तिहान क्वालिफाई किया। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। हमें ये बताइएगा, आपने कहा कि आपके जो हस्बैंड है वही आपके मेंटोर रहे इस पूरे जर्नी के दौरान, इसके अलावा कोचिंग की कहीं, क्योंकि जाते हैं ना फॉर्मल कोचिंग के लिए भी? नहीं, कोचिंग मेरी कोई नहीं थी। कोचिंग नहीं हुई, आपने घर में ही ये सारा? जी बिल्कुल। अच्छा, जब हम एक टाइम स्केड्यूल की बात करते हैं, इसमें आप ये देखते हैं कि मैंने इस वक्त पे ये करना है, इस वक्त को, क्योंकि मैनेज भी तो करना पड़ता है ना, साथ साथ में बच्चे हैं उनको भी देखना है, यहाँ से घर है उसको भी संभालना है। तो वो सब ये बताइएगा ताकि हमारे जो यहाँ इस वक्त कई सारी खवातीन देख रही हैं, शायद आपसे सुन के वो भी ये सारी चीजें अपना है और उनके लिए भी ये काम आसान हो। बताइएगा किस टाइम पे क्या करती थी, कैसे मैनेज करती थी? मेरा एक टाइम टेबल फिक्स था। टाइम टेबल फिक्स था क्योंकि अब ये स्टेज आ गई थी कि मेरे बच्चे स्कूल भी जाने लग गए थे। माशाल्लाह। तो टाइम टेबल फिक्स ये होता था कि मुझे पता था कि मैंने घर को किस टाइम में देखना है और मैंने अपनी पढ़ाई को किस टाइम में देखना है। तो मोस्टली मेरा जो पूरा दिन का बच्चों के स्कूल जाने के बाद से शाम आप समझे 5-6 बजे तक का टाइम मेरी पढ़ाई का होता था। अच्छा। 6 बजे से तकरीबन 9-9:30 बजे तक, जो आप डिनर का टाइम जिसको बोलते हैं, वो टाइम मेरा होता था ये देखने का कि हाँ मेरे बच्चे कल स्कूल लंच क्या लेके जाएंगे, मेरे घर में कल दिन में क्या खाया जाएगा, मेरे कल डिनर में क्या खाया जाएगा। अगले दिन की प्लानिंग मेरी एडवांस में पहले दिन होती थी। एक तो वो चीज़। बाकी होता है कि टाइम मुझे बहुत मिला घर वालों की तरफ से भी, कि ऐसा नहीं था कि सब कुछ मैंने ही करके फिर पढ़ के जाना है। ऐसा था कि सब लोग मिलके, मतलब एक साथ में मिलके सब लोग कर रहे थे। तो मेरे शेयर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसके लिए मेरा एक फिक्स टाइम था, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना, बच्चों को स्कूल जाने तक का वो पीरियड मेरा घर के लिए था। उसके बाद का शाम तक का पीरियड मेरा सिर्फ बीच में वो लंच ब्रेक जो आती थी वो पीरियड मेरी पढ़ाई का होता था, प्लस फिर डिनर के बाद भी कुछ घंटे
मेरी पढ़ाई के होते थे। और ये सिलसिला कब तक चला? आप समझे तकरीबन पूरा ही चलता रहा। और ये था कि एग्जाम टाइम में जरा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता था, और एग्जाम टाइम जब नोटिफिकेशन अभी आउट नहीं होती थी तो उस टाइम पे थोड़ा सा उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता था, पर यही स्केड्यूल था। ओके, सही बात है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, इस सफर के दौरान कई दफा ये सोचा होगा कि शायद रुक जाए, थक गए, हार नहीं मानी, लेकिन किस तरह से मोटिवेट करती थी खुद? जब शुरू किया, जब इंसान इस प्रोसेस में एंटर होता है बहुत उम्मीद के साथ एंटर होता है, और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब आप जैसे जैसे एक एक स्टेज पार कर जाते हैं, जैसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो मेरे साथ 3 बार ऐसा हुआ कि तीसरी स्टेज में पहुंच के इंटरव्यू में जी मैं ड्रॉप हुई। तो उस वक्त और इंटरव्यू के टाइम आपका जो उम्मीद का पारा होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। तो उसके बाद जो रीस्टार्ट करना वो बहुत टफ रहता था मेरे लिए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आई वॉज सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल। इवन मेरे बच्चे जो है, मैं लास्ट टाइम का आपके साथ जिक्र करूं, जो 3rd टाइम था वो टफेस्ट था, इस सेंस में कि मुझे लग रहा था कि नहीं अब बच्चों की स्टेज है पढ़ने की, मैं क्यों पढ़ रही हूँ। तो और मेरे हस्बैंड भी अब मतलब उनको भी हो रहा था कि इसने बहुत कोशिश की, बहुत शायद इट इज नॉट मेंट फॉर अस, शायद ऐसा हो। तो हम लोगों ने आपस में बात शुरू की कि मेरे ख्याल से छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। ये बात हमारे बच्चों ने सुन ली। और वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं देंगे, नहीं दे सकते हो, मतलब आपको रोक रहा है कोई देने से, तो फिर क्यों नहीं दोगे? नहीं आपने देना। आप ये माने कि ये इस लास्ट अटेम्प्ट के लिए, मतलब जो अभी मैंने रिसेंट किया, ड्राइव सिर्फ मेरे बच्चे रहे हैं इसमें मेनली। ओके, मतलब ये भी अच्छी बात है। मतलब अल्लाह ताला बेसिकली चाहते थे कि आप इस पोजीशन पे आए, तभी कोई ना कोई छोटा जरिया आपकी जिंदगी में आया जिसने आपको मोटिवेट किया और आप आगे बढ़े। मेरे ख्याल से दिलचस्प जो गुफ्तगू है, बातचीत का सिलसिला इसी तरह से आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन हम रुकते हैं यहाँ एक वक्फे के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हम रुकते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के लिए, उसके बाद जल्द हाजिर होंगे। अखबारात की सुर्खियां भी आप तक पहुंच जानी है और अपने मेहमान के साथ ये जो बातचीत का सिलसिला है वो जारी रखेंगे। आप देखते रहे अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जे&के, और आज के शुमारे में जो खास मेहमान हमने स्टूडियो में मदऊ किए हैं, यह मोहतरमा नशरा बतूल साहिबा, जो कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की क्वालिफायर है और हाल ही में इम्तिहान क्वालिफाई किए हैं। इनसे सिलसिला कलाम जारी रहेगा। एक बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू इनके साथ हो रही है, पर उससे कबल आप तक पहुंचानी है अखबारात की सुर्खियां। मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा है। आगाज एक शैसुर से करते हैं। अखबार लिखता है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू व कश्मीर में देरपा और आला मय्यार की सयाहती पॉलिसी पर जोर दिया। महकमे सयाहत की जायजा मीटिंग की सदारत की। जी इकरा। मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, और इसमें यह खबर शाया हुई है, सीएम मिनिस्टर्स मूव टू विंटर, कैपिटल इज्यूम ऑफिस इन जम्मू, सिविल सेक्रेटरीट कम्स टू लाइफ एज बीमिंग एम्प्लॉयज ग्रीट सीएम उमर अब्दुल्ला। जी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में। अखबार लिखता है, हाई कोर्ट सीक्स लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जी इकरा। मकामी उर्दू रोजनामे से ये खबर सुनिएगा, जस्टिस संजीव खन्ना 6 माह के लिए बतौर चीफ जस्टिस तैनात, सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया ओहदे का हलफ। जी उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में। दिल को खराज देने वाली एक खबर है। अखबार लिखता है, किश्तवाड़ में आग की अलमनाक वारदात, जवां साला खातून 2 कमसिन बच्चों समेत जुलस कर लुकमे अजल, इलाका मातम किना, मुकदमा दर्ज, तहकीकात शुरू। जी आखिरी मेरे पास भी मकामी उर्दू रोजनामा है और ये मेरे हाथ में आखिरी अखबार है। इसमें मौसम के ताल्लुक से खबर शाया हुई है, चूँकि हम लोग प्रोग्राम के आगाज़ में ही आप तक मौसम के हवाले से ज़रूरी डिटेल्स पहुँचाते हैं, तो फिर उसका जो एक्सटेंशन है वो हमें उम्मीद होती है कि आज जो हमारे अखबारात हैं उनमें ज़रूर दर्ज होगा। तो ये सुनिएगा कि जम्मू में 11 परवाज़ें मनसूख, मुतअद्दिद में ताख़ीर, मुगल व गुरेज रोड बंद, वादी में हल्की बारिशें व बर्फबारी, जोजिला, गुरेज, साधना टॉप और अफर में सफ़ेद चादर बिछ गई। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जो आज के प्रोग्राम में मेहमान हैं, नशरा बतूल साहिबा है, जिन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो इम्तहान है वो पास कर लिया और 20वीं रैंक हासिल की।
हमें ये बताइएगा नशरा जी, जो कि आपने कहा कि आपके बच्चों ने आपको मोटिवेट किया और उसके बाद आप अपेयर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आप क्वालिफाई कर गए। इससे पहले भी आपने कहा कि 3rd स्टेज पर आप जब पहुंची, लेकिन वो 3rd स्टेज क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीद आप में बाकी थी कि अगर मैंने इतना किया मुमकिन है मैं इससे एक स्टेप आगे भी जा सकती हूँ। अब जब आपने सब्जेक्ट्स का इंतखाब किया, क्योंकि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं, इससे पहले जो आपका बैकग्राउंड रहा है वो इंजीनियरिंग रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रही है, बताइएगा किन किन सब्जेक्ट्स का आपने इंतखाब किया और मेन सब्जेक्ट्स क्या थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। अच्छा जी, उसका जो मैंने सिलेक्शन किस बेसिस पे सिलेबस जो देखा था, सबसे पहले तो मैं सबको जिससे भी मेरी इंटरेक्शन होती है, कोई एस्पायरेंट हो, तो पहली सजेशन मेरी ये रहती है कि आप सिलेबस देखें। तो सिलेबस को देख के एक आइडिया सा मिल जाता है कि हाँ ये एरिया इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो सब सब्जेक्ट का सिलेबस देख के मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है सिलेबस काफी इंटरेस्टिंग लगा और थोड़ा रिलेटेबल लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्योंकि आगे जाके अगर काम करने का मौका मिले तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर दैट टू। प्लस कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि आपका जो जीएस का जनरल स्टडीज का पोर्शन होता है, अक्सर ये भी होता है कि फायदा ढूंढने में आप लोग ये देखते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है हमारा वो जीएस के साथ थोड़ा सा जो है ओवरलैपिंग हो रही है, तो उस बेसिस पे भी सिलेक्शन ऑप्शनल की, तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चुना। और हर अटेम्प्ट में मेरा सेम, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग स्विच कर जाते हैं ऑप्शनल ये सोच के कि उससे नहीं हो रहा है शायद दूसरे किसी में, तो मैं पर्सनली उसमें नहीं बिलीव करती थी। मेरा यही था कि मैं जहाँ 100% एफर्ट किसी दूसरे ऑप्शनल में लगाऊंगी, उससे बेटर है कि मैं 20% इसी को इम्प्रूव करूँ। तो मेरा यही ऑप्शनल जो है थ्रू आउट द प्रोसेस रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा तफसीलन मैं सुनना चाहूँगा। दरअसल सिर्फ इतना ही नहीं कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स का इंतखाब किया था, पहले थोड़ा आगाज़ से मैं सुनना चाहूँगा कि इस जो प्रोसेस है ये आगाज़ कहाँ से होता है? फॉर्म भरना, फिर प्रीलिम्स होना, फिर मेंस होना, स्टेज बाय स्टेज थोड़ा इस एग्ज़ाम के बारे में बताइए ताकि हमारे देखने वाले पूरी तरह से इसको जान सकें। इसमें जब नोटिफिकेशन आउट होती है सबसे पहले तो वो कुछ पोस्ट जो अनाउंस होती हैं, फिर फर्स्ट स्टेज जी जेकेपीएससी की तरफ से, फिर फर्स्ट स्टेज होती है वो प्रीलिम्स होती है। प्रीलिम्स में हमारे पास 2 पेपर्स का एग्जामिनेशन होता है, एक जनरल स्टडीज का होता है, दूसरा सीसैट जिसमें हमारा रीजनिंग आ जाता है, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स वगैरह, इंग्लिश, वो क्वालिफाइंग होता है। और जनरल स्टडीज जो है उसके स्कोर के बेसिस पे आपका जो है रिजल्ट डिसाइड होता है, लेकिन सीसैट को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो उसमें आपकी क्वालिफाइंग जो परसेंटेज होती है 33% होती है। तो उसके बाद फिर जो पीटी क्वालिफाई कर गए वो मेंस में आ जाते हैं। मेंस में हमारे पास जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, इसके अलावा हमारे पास इंग्लिश का होता है, एसए का होता है और ऑप्शनल अपने होते हैं हमारे। ठीक, तो ये टोटल तकरीबन 8-9 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो उनका एग्जामिनेशन जो होता है उसको फिर क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू स्टेज पे आते हैं, और फिर मेंस और इंटरव्यू के टोटल मार्क्स जो है वो आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो बनता है वो में पीटी आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है कि आप मेंस में एंट्री मिल रही है आपको। मेंस और इंटरव्यू जो है वो आपको आपका रिजल्ट जो है वो डिफाइन करते हैं। सही बात है। और क्या लग रहा है एक बच्चे को कहाँ से प्रिपरेशन का आगाज करना चाहिए, कब से इसको सोचना चाहिए? नोशन अगर है हमारे जो देखने वाले हैं इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि मैं भी सिविल सर्वेंट बनूं, ऑब्वियसली इंस्पिरेशन तो होती है कहीं ना कहीं से, अलग अलग तरीके से। आजकल चूंकि हमारी जो नई जनरेशन है, नई पौध है, बेहतर भी सोचते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, कुछ किसी और बिजनेस में जाते हैं, कुछ और सोचते हैं। अब जो वाले सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, आगाज कहाँ से उनको करना चाहिए, कहाँ से? मेरा मानना है कि जितना जल्दी स्टार्ट हो जाए उतना बेटर है। जितना जल्दी स्टार्ट, जहाँ पे इंसान को एहसास स्टार्ट हो जाए कि मैंने इसके लिए करना है, बस वहाँ से तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा शायद लेट ही हो गई। अगर ग्रेजुएशन टाइम में ही मैंने तैयारी शुरू कर ली होती, या ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट वही चूज कर लिया होता जिसमें आगे जाके मेरा ख्याल है कि मैं पढ़ूंगी, तो शायद ज्यादा फायदा होता और शायद ज्यादा बेटर प्रिपेयर होती हर बार के लिए। तो मुझे लगता है द सूनर यू स्टार्ट तो उतना आपके लिए बेहतर है, और मेरे ख्याल से वक्त भी बचता है। अच्छा, इसमें एक नोशन ये भी है कि आप चीज खुद नहीं पढ़ सकते ज्यादा, आपको साथ साथ में कोचिंग करनी भी बहुत जरूरी है। क्या ऐसा है, मतलब कोचिंग करना इम्पोर्टेंट है इसमें? ये डिपेंड करता है, हर एस्पायरेंट पे डिपेंड करता है कि उसको एक्सटर्नल जो हेल्प की कितनी ज़रूरत है। मेरे लिए मुझे नहीं ज़रूरत, मेरे हस्बैंड थे, उनकी हेल्प रही है, उनने अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर किया। आपके मेंटर वही बने। बिल्कुल। तो अब ये कि ऐसे मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सीकिंग मेंटरशिप,
तो अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो कर सकता है। तो मुझे पर्सनली बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी था कि उनका एक्सपीरियंस था और मेरे पास जो स्टडी मटेरियल था। आपको पता है कितनी अच्छी बात यह है, जिससे मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ, जो भी आपने कहा उस पर मोहर लग गई, वो ये कि आपके हस्बैंड आपके साथ ही आए हैं यहाँ स्टूडियोज़ में, बिहाइंड द कैमरा इस वक्त बैठ के देख रहे हैं हमें। अच्छा, आपके हस्बैंड, आपने कहा कि वो भी एस्पायरेंट थे, वो भी इंटरव्यू लेवल तक कई बार पहुंचे, वो इस वक्त क्या करते हैं? वो क्या वो इस वक्त फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट। अच्छा, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में आपने फराइज अंजाम। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हमें इसके अलावा ये बताइएगा कि इस जर्नी में तो आप आगे बढ़ रही थी और आपको कई सारे जो फैक्टर्स हैं उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा साथ दिया और आप आगे बढ़ी। इसके अलावा हमें ये बताइएगा, जब आप, ऐसा होता है ज़िंदगी में कि आपने ये सोचा कि जनाब अब इन 3 अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ, रह गया, इंटरव्यू तक पहुंची लेकिन नहीं हुआ, 4th जो अटेम्प्ट था, ऐसा क्या था उसमें जो आपने उन 3 अटेम्प्ट से सीख लिया और फिर इसमें अप्लाई किया? मेरे हर फेलियर, जो भी फेलियर ही कहूँगी, जो फर्स्ट टाइम हुआ, सेकंड या थर्ड, मैंने हर बार बेटर करने की कोशिश की है। जो एक ये होता है कि खुद को इम्प्रूव करने का, ये ज़रूरी है इसमें, प्लस पेशेंस बहुत ज़रूरी है। खुशकिस्मत है वो लोग जो पहली दूसरी अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन ऐसे ये एक लंबा प्रोसेस भी हो सकता है। तो हर अटेम्प्ट में जो है इम्प्रूव करने की कोशिश की। 4th अटेम्प्ट में भी डिफरेंट, मैं ये कहूँगी कि ना तो मेरा स्टडी मटेरियल चेंज हुआ, ना मेरी सोर्सेज चेंज हुई। हाँ, इस बार मैंने ये डिफरेंट किया कि आई चेंज माई राइटिंग स्टाइल। तो आंसर मतलब प्रेजेंट कैसे करना है, जो मुझे पता है उसको प्रेजेंट करने का जो स्टाइल है वो मैंने चेंज किया। तो उसके लिए ये हुआ कि टेस्ट सीरीज वगैरह, जो मॉक टेस्ट वगैरह जिनको हम कहते हैं, तो उससे आपको एक ये आइडिया हो जाता है कि मतलब हमको, जब मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि हम भी एक एज अ टीम काम कर रहे थे, तो हमको लगा कि हमारी स्ट्रैटेजी शायद कहीं पीछे रह रही है, थोड़े से मार्जिन से मैं ड्रॉप हो रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि बाहर पूछ लेते हैं। तो उससे क्या हमने ये किया कि मैंने अपने आंसर्स इवेलुएट कराना शुरू किया। उससे थोड़ा जो फीडबैक है वो बहुत हेल्पफुल रहा। तो अब मैं सजेस्ट, क्योंकि मैंने 4th टाइम किया, तो अब मैं सजेस्ट जिसको भी करती हूँ यही करती हूँ कि टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपका नॉलेज अटेनमेंट जो है वो काफी नहीं होता, उसका प्रेजेंटेशन आप कैसे करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो चीज़ के लिए आप टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह, वो सब चीज़ें वो मैं सजेस्ट करती हूँ कि वो ज़रूरी है। ये चीज़ यानी कि जैसे ही आप किसी चीज़ का इंतखाब करते हो तो बेहतर है कि मॉक टेस्ट से इसलिए लिए जाएं ताकि मुझे ये चीज़ पता चले कि मैं लेवल में कहाँ पे हूँ। अच्छा, आपने चूंकि ये चीज़ बताया था कि एक्सटर्नल अगर आपको कुछ हेल्प लेनी है तो बेहतर है इंसान या कोचिंग ले ले या किससे हेल्प ले लें, तो फिर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि इंसान को चाहिए कि वो कोचिंग एरिया से ही ऐसी चीज़ें हासिल करें या फिर उसके पास अलग सोर्सेज भी अवेलेबल है, वो कहीं से भी ये चीज़ें ले सकते हैं? ये मुझे लगता है पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। मेरे लिए, मतलब मेरे लिए एक स्टडी मटेरियल सूट कर रहा है, दूसरे किसी के लिए कुछ और तरीका सूट, इसमें कोई डिफाइंड स्ट्रेटजी नहीं है कि बस ये रास्ता फॉलो करना है और आगे रिजल्ट पॉजिटिव, या किसी ने ये रास्ता फॉलो कर लिया मैं बिल्कुल उसी लाइन से, क्योंकि मैंने ये किया, क्योंकि मैं दिन के इतने घंटे पढ़ रही हूँ, या क्योंकि मैंने फलानी बुक पढ़ी है। तो क्योंकि आप देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स ऑलमोस्ट सेम ही फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हैं सब लोग, कोई क्वालिफाई कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं पढ़ाई में डिफरेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं शायद राइटिंग में डिफरेंस आ रहा है, और कुछ लक फैक्टर भी है। तो ऐसा है कि अपनी स्ट्रैटेजी आपने खुद बनानी है। ये है कि दूसरे लोग आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि अगर आप भटक रहे हैं रास्ते से कि नहीं इस तरफ नहीं जाना है, तुमने यहाँ चलना है, वो गाइडेंस एक्सटर्नल कर सकता है। मेहनत तो खुद की है। सही बात है, सही बात है। अच्छा, आपके बारे में मुझे एक बात मालूम आई, मैं बताऊं? मॉक इंटरव्यू ही देख रही थी आपका कल, तो उसमें देखा आपने, आपसे सवाल किया गया कि लाइक आपकी हॉबीज क्या हैं, तो आपने बता दिया था कि शायर व शायरी से भी आपको शगफ है। आप लिखती हैं? जी थोड़ा बहुत। अच्छा, आप लिखती हैं? जी। अपने जो आप नज्म क्या लिखती हैं? गजल लिखती हैं, अफसाने लिखती हैं? फ्री स्टाइल, मतलब कुछ भी जो आ जाए। ओके, मुमकिन है कि उसमें से कुछ, उस कलेक्शन में से कुछ सुना सकें आप हमारे नाज़रीन? कुछ याद है? जी कुछ भी? जी एक नज्म है जी, तो ये मैंने तब लिखी थी, उसके बारे में बताऊं थोड़ा, कि जब एक कहता है कि इस एग्जाम के लिए यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ, स्पेशली जब वो टाइम आता था कि बिल्कुल स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, तो मैं एक बार बैठी हुई पढ़ रही थी, मेरी नज़र खिड़की से बाहर पड़ी, तो तब मेरे जहन में अचानक आया, मतलब बाहर रोशनी थी, बाहर सब कुछ चहक, ये बहुत अच्छा था, हम भी जाते हैं
तो उस वक्त ये एक चीज मेरे जहन में आई थी जो मैंने लिखी थी, मैं जब खिड़की से बाहर देखती हूँ अजब हैरत का मंजर देखती हूँ, हवा में झूमते शाखों पे पत्ते, उन्हें मस्ती में खुद सर देखती हूँ। क्या बात है। मेरे बरआमदे की छत पे जाला, उसी जाले में एक घर देखती हूँ, घरों को लौट कर आते परिंदे, कहीं चींटी का लश्कर देखती हूँ, कहीं तो शोर गुल है कह कहूँ का, कहीं मायूस दिलबर देखती हूँ। मैं ढलती शाम की एक दास्तां सुर्ख लिखी नीले गगन पर देखती हूँ, मैं जिस शय पर नजर डालूं वहां पर निशाने शाने बरतर देखती हूँ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत आला। अच्छा, ये जो इस तरह का इंटरेस्ट है शेर व शायरी के साथ, जो शगफ है आपका, ये यकायक तो आप ऐसा नहीं लिख पाएंगे ना, जाहिर सी बात है। जो शायर है बड़ा ही हसास होता है, वो दुश्मलान कुछ न कुछ आपके इर्द गिर्द ऐसा होता है कि वो आपको लिखने पर मजबूर कर देता है कि आपने लिखना है। ये पहले से ही इस तरह का मामला था, कभी कलम उठाया हो इससे पहले जब आप ग्रेजुएशन कर रही हो, या स्कूल के दौरान? स्कूल के दौरान तो मतलब वही होता है कि आप उर्दू में इंटरेस्ट होता है जनरली, क्योंकि आप पढ़ते हैं उर्दू को, शायरों के मतलब शायर के बारे में पढ़ते हैं, उनके वर्क्स को पढ़ते हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। स्कूलिंग में ज्यादा होता था और हमें गालिब का बिल्कुल उस टाइम में, हाँ उस टाइम में तो अच्छा लगता था कि मुझे सामने वाले से ज्यादा शेर पता है और ये भी पता है कि किससे लिखा हुआ है। तो लेकिन ये है कि जो ग्रेजुएशन का वक्फा था उसमें उतना इंटरेस्ट मतलब वहाँ की तरफ ध्यान था नहीं। आप ये समझे कि इस एग्जाम की प्रोसेस के दौरान ये मेरे लिए एक वो गो टू ये था कि स्ट्रेस को रिलीव करने का एक जरिया था। कि हाँ इस वक्त है ये एक बबल है जिसमें मैं अपनी एक दुनिया क्रिएट कर सकती हूँ, तो उसके बारे में लिख सकती हूँ। तो वो एक हिसाब के था, इसलिए मेरा बहुत लिमिटेड लिखा हुआ है क्योंकि टाइम भी कम मिलता था। लेकिन ये था कि थोड़ा सा उससे स्ट्रेस रिलीव हो जाता था। और भी बातें आपसे करेंगे और भी जानेंगे तफसीलन, क्या कुछ और सुनने को मिलेगा इकरा। लेकिन उससे पहले नाज़िर मोहतरम एक और वक्फे के लिए यहाँ पर रुकते हैं और उसके बाद मेहमान से फिर सिलसिला कलाम जारी रखते हैं। जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। इस्तकबाल आप सभी देखने वालों का। नाज़िर मोहतरम प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जे&के। आज के शुमारे में खास मेहमान हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किए हैं। यह मोहतरमा नशरा बतूल साहिबा जो कि JKS क्वालिफायर हैं। अच्छा, हमने कई बातें की इस हवाले से कि कामयाबी के हवाले से, शेर व शायरी के हवाले से। एक चीज़ आपने छेड़ी थी जो मैं उसमें एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने कहा था कि हम पूरे हार गए थे। चूँकि हम आगाज़ में भी, तमहीद में भी इस हवाले से बात कर रहे थे। फिर इंसान तन्हाई में जाता है। ये हारने के बाद ये चीज़ फिर से कि नहीं शायद इस मर्तबा कामयाबी मिल जाए, ये मोटिवेशन कैसे मिली? चूँकि हमारे कई दोस्त हैं जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आए, 2 मरतबा 3 मरतबा आए, फिर छोड़ दिया, कहा कि नहीं हम इसके लिए नहीं थे। कैसे मोटिवेट कर? ये एक तो पहले कमिटमेंट जो होता है, जो विलिंगनेस होती है कुछ करने की, वो खुद के अंदर से आनी चाहिए। जब इंसान कोई चीज़ चाहता है तो गिव अप करना इतना आसान नहीं होता उसके लिए। प्लस फिर मेरा यही मानना है कि यू शुड बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल जो आपको एनकरेज करें, जो ये ना कहें कि छोड़ दे शायद तेरे लिए, जो ये कहें कि नहीं तू नहीं तो फिर कौन। क्या बात। तो ये बात करने वाले लोगों से खुद को सराउंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लकीली फॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में ये ऐसे लोग थे। तो ऐसा था कि मतलब वो लोग मेरी हिम्मत बनते थे जब टूट जाती थी हिम्मत, कि बिल्कुल एक दिन रिजल्ट आके फेल होके नेक्स्ट डे से मैं अगले की तैयारी शुरू कर देती थी। और चूंकि अब चोटी तक पहुंचती थी, ये नहीं था कि आप पहले ही ड्रॉप होती थी। बिल्कुल, उस वक्त मतलब वही मैंने कहा कि उस वक्त उम्मीद बहुत हाई भी होती थी और टूटती भी बुरी तरह थी। लेकिन ये कि नेक्स्ट डे फिर से उसी प्रोसेस को शुरू से बिल्कुल स्टार्ट करना, तो उसके लिए बहुत सपोर्ट रहा पूरी फैमिली का और भी जो पॉजिटिव लोग थे। उस वक्त एक अच्छी बात भी इंसान को उस तरफ ले जाती है कि नहीं करना है, फिर से करना। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑल इज वेल इफ इट एंड्स वेल। बिल्कुल, है ना। इवन इफ इट डज नॉट एंड वेल। मेरा ये है कि मुझे अपनी जगह ये तसल्ली चाहिए थी कि मैंने कोशिश की,
आई गिव माई 100%. अगर नहीं भी मिलता, इस एग्जाम का ये है कि मेरा पर्सनली ये मानना है कि यू डेवलप एज अ पर्सन. अगर आप नहीं भी वो गोल अचीव कर पाते हो, यू डेवलप एज अ पर्सन. आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर वो एक परसिवरेंस जो है वो क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं. आप खुद को इम्प्रूव करने की चाहत रखते हैं, तो आप एक एज अ पर्सन जो है काफी ज्यादा डेवलप होते हैं. अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी इसमें दे दी. फिर से एक मरतबा हम आपको मुबारकबाद देते हैं. हमारे कई ऐसे नौजवान हैं, सिर्फ सिविल सर्विसेज में नहीं, कई ऐसे उन्होंने, कुछ हमारे पास स्कॉलर्स है या कुछ और हमारे पास नौजवान है, पढ़ाई उन्होंने की या फिर फेलियर अटेम्प्ट भी हुआ. जब ये चीज़ अटेम्प्ट होती है, इंसान अगर किसी मामले में फेल होता है, ऐसे मामले में उन नौजवानों के लिए कोई सलाह है किस तरीके से वो किसी और फील्ड में जा सकते हैं बेहतर तरीके से? ये नहीं जरूरी कि वहीं पे जिंदगी खत्म हुई. आपने सिविल सर्विसेज में ड्रॉप किया तो शायद अब कुछ नहीं करूंगा, पीएचडी करके आप मैं क्या करूं अब? एक चीज पे अटके होते हैं कि यही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हम उनको अवेल क्यों नहीं करेंगे? इस बारे में कुछ कहना चाहिए. अब ये होता है कि जब पैशन होता है तो इंसान नहीं सोचता दूसरी किसी चीज के बारे में, लेकिन ये है कि हाँ, प्लान भी रखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है. और ऐसा ये चलना, जैसा कि मैंने कहा कि ये तसल्ली कि मैंने पूरी कोशिश की, तो मेरे लिए शायद था नहीं, ये एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी होती है अगर ना मिले तो. लेकिन तब तक कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है कि कम से कम, क्योंकि पता है कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ साल बाद मैं नहीं एग्जाम दे पाती, मैंने अभी गिव अप कर दिया होता, तो तब शायद मुझे अफसोस होता कि काश एक बार और कोशिश कर ली होती. तो वो अफसोस मुझे नहीं चाहिए था. तो अफसोस किसी को, पहली तो आपने यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर गोल. आपका कमिटमेंट जो है वो होना चाहिए. प्लस फिर ऑनेस्टी ये होनी चाहिए कि आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि वो क्या कहेगा या उसने कहा तो इसलिए करना है. सही बात. जब आप किसी चीज को चाहते हैं तो यूनिवर्स जो है वो इन अ वे कंस्पायर्स टू मेक इट हैपन फॉर यू. तो वो चीज है. बाकी देयर इज प्लान बी तो जरूरी होना चाहिए. प्लान बी वही. बिल्कुल. आपके पास क्या प्लान बी था? मेरा प्लान बी था, आई वुड हैव बीन एन एक्सीलेंट होम मेकर. मेरा प्लान बी यही था. वाह माशाल्लाह. अच्छा, हमें ये बताइएगा, चूंकि ये तो अपने इख्तियार में होता नहीं है, लेकिन अब आपको जिस भी डिपार्टमेंट में भेजा जाए, पर्सनल आपकी क्या चॉइस है? पहले ये जानना चाहूंगी कि होता है ना कि इंसान के जहन में, यार इस डिपार्टमेंट में जाके मैंने सर्व करना है और मैं चाहती हूँ कि ये एरियाज पे काम हो. कुछ है ऐसा? नहीं, ऐसे पर्सनली तो नहीं है. मतलब जहाँ भी काम करना होगा अच्छे से कर, जैसे अभी तक मेहनत की है इसी डेडिकेशन के साथ आगे भी इंशाल्लाह. क्या क्या चीजें हैं जहन में जो रखी हैं आपने और चाहती हैं कि आप उनको आगे जाके इंशाल्लाह एक पॉइंट पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अमल आए? क्या है ऐसा? बस मेरा यही है, जो भी असाइनमेंट्स मेरी डायरेक्शन में आएंगी या जो भी काम होगा, जहाँ पे भी मैं सर्व कर पाऊँ, जिस भी तरीके से सर्व करने का मौका मिले, किसी भी डिपार्टमेंट में जिस भी हिसाब से मौका मिले, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे जो है ऑनेस्टी के साथ उसको निभाने की बस यही कोशिश रहेगी मेरी. ऐसे कोई खास नहीं कि ये करना है ये करना है. जो भी मेरे इसमें हद इख्तियार में होगा और जो भी मुझसे बन पड़ेगा, वो हर मुमकिन कोशिश में आप सर्व करने के लिए. जी बिल्कुल. अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे और इसी ऑनेस्टी पे कायम दायम रखें, चूंकि ज़रूरी है एक सिविल सर्विस सर्वेंट का कि वो लोगों की उसी तरह से खिदमत करे जिस तरह से उसे अपने एग्जाम के लिए पैशन होता है, उसी पैशन से फिर उनसे भी मिले और उनकी खिदमत करे. अच्छा, बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं जो कि सिविल सर्वेंट से हम पूछना चाहते हैं, पर ज़्यादातर हम वही सवाल पूछते हैं जो हमारे नाजरीन के काम आए. चूँकि पर्सनल चॉइस यहाँ पे कम रहती है, हमारा एक वास्ट फील्ड है, वास्ट नाजरीन है, उनके लिए ज़्यादातर सवाल पूछते हैं ताकि उनको फ़ायदा मिले. जब इंसान इस सिविल सर्विसेज के बारे में सोचता है तो आपने एक चीज़ कही थी कि इंतखाब खुद करना होता है कि मुझे किस वे से जाना है. क्या ये चीज़ एक नोशन है या मिथ है कि नहीं मुझे किसी खास ऑथर को पढ़ना है, इस ऑथर का नहीं, या फिर उस ऑथर को पढ़ना है? इसका इंतखाब कैसे एक सिविल सर्वेंट करे? मैं अपना बता सकती हूँ, ये नहीं कह सकती कि क्या करना चाहिए. मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि मैंने किया तो सबने करना है. तो मेरा पर्सनल ये था कि क्यों मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आई थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट था. मैंने बहुत बेसिक बुक्स पढ़ी
बेसिक इसलिए कि मुझे सब्जेक्ट की समझ पहले चाहिए, आगाज से शुरू किया, मतलब ABCD से। और मुझे आगे चलते चलते जब मैं मतलब मुझे लगा कि मेरे लिए वो बेसिक बुक काफी थी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग मुझे आ गई थी। हाँ, ये था कि वो बुक अगर नहीं मेरी कोई नीड पूरी कर रही है, कि कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जो नहीं इससे कवर हो रहा है, उसके लिए आई वुड लुक फॉर अदर बुक्स, वरना मैंने बहुत बेसिक बुक्स पढ़ी है। ज्यादातर सोर्सेज किताबें रही या इंटरनेट रहा, या फिर दोनों का मिक्सअप? मिक्सअप था ऑप्शनल के लिए, क्योंकि ये पहले मतलब जैसे अब टाइम चेंज हो गया है, सिलेबस हमारा चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया है। अब जो स्टैटिक पोर्शन है हमारे सिलेबस के, वो भी जो है वो इस जो मतलब करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में पूछे जाते हैं, करंट कंटेक्स्ट में पूछा जाता है स्टैटिक पोर्शन को भी, तो उसको साथ चलाना तो बहुत जरूरी होता है। तो इंटरनेट भी रहा है सोर्स, मैंने ऑनलाइन, क्योंकि आज हमारे पास मटेरियल बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है। सही बात। सबसे बड़ी चीज जो इसमें होती है, जो बहुत गलत होती है, कि लोग बहुत सारी सोर्सेज पढ़ने की सोच लेते हैं और पढ़ जाते हैं उसके पीछे। मेरा पर्सनल ये मानना है कि एक सोर्स चूज करके उस सोर्स को पढ़ना काफी है। सही बात। उस सोर्स को पढ़ना और याद, मतलब मल्टीपल रिवीजन, बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता, आपको याद भी रहना चाहिए। तो एक सोर्स मेरी हमेशा के लिए ये था कि एक सोर्स रहती थी, वही एक सोर्स से करंट भी एक सोर्स रखी, और स्टडी मटेरियल जो अपना होता था स्टैटिक, वो भी एक ही सोर्स रखी और उसी सोर्स को पढ़ती। मिनिमम कितने घंटे इसमें पढ़ाई होती थी? मेरी पढ़ाई तो मैंने आपको कहा कि पूरा दिन और फिर रात के भी कुछ घंटे जाते थे, पर ऐसा कुछ नहीं कि घंटे मैटर नहीं करते, प्रोग्रेस मैटर करती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि 6 घंटे 7 घंटे मैंने पढ़ा, ये ऐसा कोई नहीं है। हो सकता है कोई 2 घंटे में मुझसे, मैं 10 घंटे पढ़ रही हूँ, कोई 2 घंटे में मुझसे ज्यादा प्रोग्रेसिव है। सही बात है। तो ऐसा कोई फिक्स्ड आवर नहीं है कि बस इतने घंटे पढ़ना है तो फिर ही होगा, प्रोग्रेस निकलनी चाहिए। अच्छा, इस तरह के जो इम्तहानात हैं उनमें जो इंटरव्यूज होता है, वो जो इंटरव्यूज होते हैं उनमें कई सारे सवालात आपसे पूछे जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी के ताल्लुक से, आप क्या पसंद करती हैं, क्या नहीं पसंद करती है, या जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स की नॉलेज देखें तो इस हवाले से भी कुछ सवालात होते हैं। मगर ये चूँकि वो वाला इंटरव्यू है नहीं, लेकिन एक सवाल ज़रूर रहेगा हमारे समाज में, चूँकि मुख्तलिफ डायमेंशंस है। मैं ज़रूर सवाल एक पूछना चाहूँगी ताकि मैं देखूँ कि आप इन पे क्या सोचती है, किस तरह का ख्याल है आपके जहन में। जब हम आजकल के इस जदीद दौर में वुमेन एम्पावरमेंट के ताल्लुक से बात करते हैं, और नारा काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी आगे भी गया है, हम देखते हैं आजकल खातून हर एक शोबे में हैं, आगे हैं, बढ़ती हैं, और फिर हम देखते हैं कि उनको सपोर्ट की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट मिलता है, आगे बढ़ती हैं। बताइएगा आपके लिए व्हाट डू यू थिंक वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि एक औरत जो है वो अपने लाइफ डिसीजंस खुद लेने के लायक बन जाए, वो एम्पावर्ड वुमेन है। उसके लिए उसको एजुकेशनली स्ट्रांग होना है, उसके लिए उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग, वो ये सब डायमेंशंस आ जाती हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि वो अपने लाइफ के डिसीजन खुद कर पाए, उस लायक बनना। मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब यही है। मतलब आप ये कहते हैं कि जो भी आप डिसीजन लें उसको कंसिडर किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे घर में जब 4 बातें होती हैं 4 लोग 4 बातें करते हैं, लेकिन ऐसे में अगर कोई एक खातून बोले, अमूमन ये भी देखा जाता है कि तंग नज़रिया जहाँ होता है वहाँ ये कहते हैं कि इसकी सोच को ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे, लेकिन जहाँ पर आप जैसा घर हो वहाँ पर ये समझते हैं कि हाँ इसकी जो बात है, इसके जो जहन से जो बात आई है, इसको हमें अहमियत देनी है, क्योंकि ये भी मैटर करता है। तो आप चाहती हैं कि जब डिसीजंस की कदर हो, उसकी इज्जत हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक बहुत बड़ी एम्पावरमेंट है। सही बात है। और हमारे पास प्रोग्राम में बहुत कम वक्त है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है ऐसे सवाल जब होते हैं, ऐसी बातें गुफ्तगू जब होती है तो प्रोग्राम के वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता, अंदाजा ही नहीं होता है ना, और अंदाजा भी नहीं होता। आखिरी कुछ मिनट है हमारे पास। अच्छा, सिविल सर्वेंट्स के लिए कोई आखिरी खास मैसेज, कोई पैगाम? मेरा यही रहेगा मैसेज उनके लिए कि पहले तो आप ऑनेस्ट रहे टू योर गोल। आप ये अपने लिए कर रहे हैं, इसलिए कोशिश भी आप ही ने करनी है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है। दूसरी चीज ये होती है कि डिस्ट्रैक्शंस को जितना अवॉइड कर सके वो कीजिए, क्योंकि अगर आपके अंदर सच में पैशन है, आप सच में चाह रहे हैं कि ये हो, तो उसके लिए फिर आपको काम करना है, आप डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। और तीसरी चीज मेरी ये आएगी कि जब तक आपके अंदर वो जज्बा है तो गिव अप मत कीजिए प्लीज, किसी भी रीजन की वजह से गिव अप मत कीजिए। साथ ही साथ मेरा जो फैमिलीज होती हैं उनके लिए भी ये रहेगा कि आप सपोर्ट कीजिए, इनके जो भी पैशन है
उसको सपोर्ट कीजिए। बहुत 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 खूबसूरत और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलके, और जो आपने मुफीद बातें हमारे नाजरीन से शेयर की आज के इस प्रोग्राम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज सेशन। थैंक्स अ लॉट। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें। हमें उम्मीद है कि जो मुफीद बातें आपने आज के इस प्रोग्राम से सुनी, उन पर आप अमल जरूर करेंगे। हमारा तो मकसद यही होता है कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो कभी आप डिमोटिवेट हो तो आपको वो स्टोरी याद आए। इसलिए हमारा मकसद यही होता है कि ऐसी पर्सनालिटीज को आपके सामने लाते हैं, उनसे चंद बातें सुनते हैं और हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है। आज के इस प्रोग्राम को हमें कंक्लूड करने की इजाजत दें इस वादे के साथ कि कल इंशाल्लाह फिर से लेकर आएंगे आपका मनपसंद प्रोग्राम, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।